हमेशा लक्ष्य ऊपर और पांव जमीन पर रखने से ही मिलेगी सफलता। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ। 75 लाख महिलाओं को सीधे 7,500 करोड़ रुपए करेंगे हस्तांतरित। आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से की मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 करेंगे प्रदान। 1966 में स्थापित ये सम्मान भूविज्ञान के क्षेत्र में देश का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मान। भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना उद्देश्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। आतंकवाद विकास के लिए स्थायी खतरा, कड़ा रुख अपनाने की जरूरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा, शांति विकास को सक्षम बनाती है, लेकिन विकास को कमजोर कर हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। भारत के पास विविधता, मांग और बड़े पैमाने की तिहरी ताकत है, जो उसे दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही और देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित विश्व खाद्य भारत 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में निरंतर योगदान दे रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हर अनाज की, हर फल और हर सब्जी की पैदावार होती है। इस डायवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। आज जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। भारत की तरफ भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डायवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डायवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। हर 100 किलोमीटर पर हमारे यहाँ खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में विभिन्न तरह के खानों की जबरदस्त डिमांड होती है। ये डिमांड भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है और इन्वेस्टर के लिए भारत को एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी बनाती है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। बीते 10 सालों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी अब न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये न्यू मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस हमारे फूड ट्रेंड्स को सेट करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहा है। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। साथियों, 21वीं सेंचुरी में दुनिया के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों,
हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की 25% मिल्क सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस खास मुलाकात की जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से मिलकर खुशी हुई। हमने कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण में अपने लाभकारी सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। बिहार सरकार की इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वो अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत हर लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान होगा। बाद में जो चरण होंगे उसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। बिहार की महिलाओं को अपनी सपनों का रोजगार शुरू करने में सहायता देने के लिए बिहार सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके अंतर्गत राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 2,10,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिहार सरकार प्रथम किश्त के रूप में दे रही है 10,000 रुपए की राशि। रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रथम किश्त के रूप में राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजी जाएगी। आगे की तिथियों में राज्य की बाकी महिलाओं को भी दी जाएगी सहायता राशि। सरकार की यह पहल महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। रोजगार से बढ़ रहा महिलाओं का मान सम्मान, बिहार सरकार दे रही एक नई पहचान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित रहेंगे। खान मंत्रालय की ओर से 1966 में स्थापित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। खनन मंत्रालय हर साल 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार देता है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार। The National Geoscience Award, established by the Ministry of Mines in 1966, is one of India's oldest and most prestigious recognitions in the field of geosciences. These awards honor individuals and teams for outstanding achievements in areas such as
mineral discovery, exploration, mining, applied geosciences, and allied fields. The rigorous three-tier selection process ensures fairness and excellence, overseen by the Secretary of Mines and supported by domain experts. The awards are presented in three categories: Implicit Lifetime Achievement Award, honoring decades of exemplary contributions; National Geoscience Award, for notable contributions in geoscientific fields; Young Geoscientist Award, introduced in 2013 to encourage young geoscientists in the geoscientific community. वो विज्ञान के क्षेत्र में हमारे राष्ट्र को एक अधिक उन्नत बनाने में आपका योगदान प्रदान करेंगे। मैं पुनः आप सभी को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। Originally known as the National Mineral Awards, they were renamed in 2009 to reflect the expanding scope of geoscientific contributions. इस विकसित भारत 2047 विजन में मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर का महत्वपूर्ण भूमिका conferred annually by the Honorable President of India. मैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निर्देशक श्री MS कृष्णन और श्री DN वाडिया का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज को स्थापित किया। At the National Geoscience Awards 2024, 12 awards will honor 20 exceptional geoscientists whose work advances India's resource security, scientific growth, and environmental responsibility. As India moves toward Viksit Bharat 2047, these awards remain a proud symbol of geoscientific excellence, inspiring future generations and strengthening the nation's foundation. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र आज सुबह 10 बजे होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सत्र को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाएंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा विधानसभा के सहयोग से संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान करा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विविध विषयों को शामिल किया जाएगा, जिनमें विधायी प्रारूपण को आकार देने वाले संवैधानिक मूल्य, प्रारूपण की प्रकृति और भाषा, सटीक कानूनी भाषा तैयार करने की कला और व्याख्या के नियम शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आज की बदलती दुनिया को वैश्विक कार्यबल की जरूरत है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्र इस वास्तविकता से बच नहीं सकते कि राष्ट्रीय जनसंख्यिकी के कारण कई देशों में वैश्विक कार्यबल की मांग पूरी नहीं की जा सकती। न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वार्षिक पैनल चर्चा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक वैश्विक कार्यबल का उदय समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने का रास्ता निकल आएगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नई चिंताओं और बाध्यताओं से प्रेरित होकर नई व्यापार व्यवस्थाएं उभरेंगी। एक ऐसे वैश्विक कार्यबल के निर्माण का उन्होंने आह्वान किया जो अधिक स्वीकार्य, समकालीन और कुशल हो, जिसे फिर एक विकेंद्रित वैश्विक कार्यस्थल में स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक कार्यबल को कहां रखा जाए और उसकी तैनाती कहां हो, ये एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। मांग और जनसांख्यिकी को देखें तो कई देशों में सिर्फ उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के आधार पर मांग पूरी नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विकास के लिए एक स्थायी खतरा बना हुआ है। विश्व समुदाय को इसके प्रति ना तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और ना ही कोई रियायत देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास दोनों ही समानांतर रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शांति विकास को सक्षम बनाती है, लेकिन विकास को कमजोर करके हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। A persistent threat to development is that perennial disruptor of peace,
terrorism. It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. Peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complications. Colleagues, the international situation is today both politically and economically volatile. We, as members of G20, have a particular responsibility to strengthen its stability and give it a more positive direction. That is best done by undertaking dialogue and diplomacy, by firmly combating terrorism, and by appreciating the need for stronger energy and economic security. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मजबूती और लचीलापन उसके सशक्त माइक्रो इकोनॉमिक मूलभूत कारकों की वजह से है। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय माहौल में अस्थिरता और बढ़ गई है। इसका असर कई देशों पर साफ दिख रहा है, लेकिन इन सभी अनिश्चित वैश्विक स्थितियों के बीच भारत का फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर और मजबूत बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जून 2025 की अवधि में देश की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी है, जो इसकी आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक केवल बचत की सुरक्षा करने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि वो विकास के इंजन की तरह काम करते हैं और उद्यमियों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देते हैं और समर्थन देते हैं। The uncertainty in the global environment has only increased. So the impact of all these uncertainties is being felt across the countries, each according to its own paradigm, both on account of the degree of exposure that they have to these shocks and as well as to the extent of the preparedness of those countries. But amidst all these uncertain global situation, India's resilience stands out, and several favorable factors such as strong macroeconomic fundamentals, a young demography, and greater reliance on domestic demand provide the core strength to the Indian economy, and therefore to withstand global spillovers and grow at a higher aspirational trajectory. Post-COVID, you are aware that India rebounded strongly and recorded an average annual growth of about 8% during 21-22 to about 24-25. It stood out as the fastest growing economy, and this economic resilience has continued, particularly in the April to June quarter this year as well, where our GDP has grown by 7.8%. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्गा पूजा उत्सव में भाग लेने के लिए गुरुवार रात कोलकाता पहुंचे। अपने कोलकाता प्रवास के दौरान आज शहर में चल रहे दुर्गा पूजा उत्सवों में वो हिस्सा लेंगे। कोलकाता पहुंचने पर हवाई अड्डे पर राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के पंडाल का उद्घाटन करेंगे। ये पंडाल बीजेपी पार्षद सजल घोष द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद वो दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। शाम के वक्त वो सॉल्ट लेक में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में बीजेपी समर्थित पश्चिम बंग संस्कृति मंच के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। और
खेलों की दुनिया से एक अहम खबर है। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गुरुवार को रंगारंग आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पैरा चैंपियनशिप है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार से शुरू होकर 9 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप की शुरुआत की घोषणा की थी, जिसमें 104 देशों के लगभग 2200 पैरा एथलीट भाग लेंगे। I quote our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. There are no losers in sports, only winners and learners. Sports is a universal language, a force that empowers humanity and connects people across borders. Sports is not just the medium for winning medals, but a medium to win people's hearts. These words resonate profoundly in para sports, where every athlete embodies the Olympics and Paralympics values of excellence, friendship, respect, determinations, inspirations, courage, and quality. As we inaugurate these championships, let us pledge to stand with our athletes to celebrate their determinations, to cherish their excellence, and to make inclusion the defining features of every sports. Welcome honorable chief guest of the evening. It's great honor for all of us. Championships 2025 6 दशक तक भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा में तैनात देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 अपनी आखिरी उड़ान आज भरेगा। 62 साल की लंबी निस्वार्थ सेवा, गजब की रफ्तार वाला ये विमान इसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये भारतीय वायु का इतिहास बनकर रह जाएगा, लेकिन ऐसा इतिहास जिसकी कहानी हमेशा वर्तमान का एहसास कराएगी। इसकी वीरता, रफ्तार, कलाबाजी, खाने की क्षमता, रडार को छकाने की कला हमेशा इसे एक बेमिसाल फाइटर प्लेन बनाए रखेगी। The MiG-21, the sentinel of our skies. For 60 years, it has guarded the nation, training our warriors, testing their courage, and triumphing in battle. A machine of steel, flown with unmatched spirit. The Chief of the Air Staff, joined by Squadron Leader Priya, honors this legacy with a commemorative sortie. Swift, fearless, enduring. Every mission, every landing. A chapter of courage written into history. A legend bows out, saluted by generations. The MiG-21 departs, but its legacy will always remain. नवरात्र के शुरू होते ही गुजरात में हर जगह गरबा की धूम मची हुई है। इस बीच जामनगर में प्राचीन गरबा परंपरा की झलक देखने को मिली, जहां लोग नंगे पैर अंगारों पर गरबा करते हैं और देवी मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस आयोजन के कुछ रोचक झलकियां। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। तो बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।
Royal